नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी एक मासूम सा पौधा भाग 4। सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रगति के पति विक्की को अपने घर पर बुलाकर प्रगति के माँ प्रेमलता देवी उसे बहुत से खड़ी खोटी सुनाने लगी तो विक्की कहने लगा, आप मेरे सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर प्रगति ने झूठ मूठ के जो भी कही है आप उस पर विश्वास करें, यह गलत है। आप अपने बेटी के प्रति प्यार की भावनाएं रखती है, यह सही है, मगर अंधे प्रेम की खातिर आप हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करते रहेंगे, यह गलत है। मैं प्रगति से शादी की है मगर मैं अपने परिवार से अलग नहीं हूँ, उनके परिवार की हिस्सा हूँ। आप लोग नहीं मानते अलग बात है, मगर कोई भी बेटा अपने माता पिता तथा अपने परिवार से अलग नहीं होते, उनके लिए अपने परिवार भी अहमियत रखती है। कल को आपके बेटे के भी शादी होगी तो आपको पता चलेगा कि बेटा बहू घर के लिए कितना अहमियत रखती है। ऐसे में मैं अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहूं, ऐसा संभव नहीं है जैसा कि प्रगति कहती है। आप नहीं जानते कि प्रगति किस तरह से मेरी माँ से कटाक्षपूर्ण बातें करती है। उसके बातों से ऐसी प्रतीत होती है कि एक केवल वही शिक्षित है, बाकी सब गंवार है। यह हमारे अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज हुई है। उसे पहले से ही मालूम है कि हमारे माता पिता आप लोगों के जैसे आधुनिक किस्म के नहीं हैं। ऐसे में उसे ऐसे शादी से इनकार करनी चाहिए थी, मगर उसने आपके घर से भागकर हमारे घर में आ गई थी और अब उसे हमारे घर में रहने में तकलीफ हो रही है। विक्की और प्रेमलता तथा उनके बेटी प्रगति के बीच में बड़ी देर तक बहुत बहसबाजी होने लगी। एक तरफ जहां प्रेमलता और प्रगति ने मिलकर झूठ मूठ के बहुत से इल्जाम लगाने लगी, वहीं विक्की बार बार खंडन करते हुए कहती है, आपकी मैं सम्मान करता हूं मगर आपके तरीका सही नहीं है। आपको अगर हमारे घर की सिस्टम से एतराज है तो अपने बेटी को अपने घर पर रखिए, आपकी शान बढ़ेगी। अगर आपको अपने मान सम्मान की परवाह है, प्रगति को अगर अपने मान सम्मान की परवाह है तो बिना किसी विवाद के जिस पैर से चलकर मायके में आई है उसी पैरों से चलकर अपने ससुराल में चली जाए। हमारे तरफ से कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा तो नहीं, वह खुद चलकर आई है तो खुद चलकर पहुंच जाएगी और हमारे घर के सिस्टम को मानकर खुशी खुशी जीवन बिताएंगी। उसे लोग खूब प्यार देंगे, उसके बेटी को भी खूब प्यार देंगी। प्रगति बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है। 2 भाइयों के बाद प्रगति फिर निकिता। प्रेमलता देवी भारी मुश्किलों में पड़ गई। प्रेमलता एक सरकारी स्कूल में टीचर है। प्रेमलता कभी कभी अपने बीते हुए दिनों में खो जाती है। उसके मन में बहुत से सपना थी मगर समय के साथ साथ सारे सपने टूट गई। उसके आशा आकांक्षाएं नदी के जलधारा की तरह बहकर समुद्र की ओर चली गई, जहां से फिर कभी जल वापस लौटकर नदी में नहीं आती है, वरन सागर से महासागरों में मिलकर नमकीन हो जाती है। जिस तरह सपना रूपी बर्फ पिघलकर बहते हुए नदी के रास्ते सागर में आकर मिल जाती है, ठीक उसी तरह से प्रेमलता के जीवन के मीठे जल समय के साथ साथ खरा और नमकीन होती चली गई। जीवन के सारे मीठे सपने खत्म हो गई है। सावित्री देवी के बुआ जी की बेटी प्रेमलता जीवन की शुरुआती दिनों से ही बड़ी नटखट और चुलबुली सी प्रेमलता जीवन की शुरुआती दिनों से ही बहुत से सपना देखा करती थी। औरों के देखा देखी आधुनिक से आधुनिक कपड़े वगैरह के शौकीन रही। मन में प्रबल इच्छा थी कि फिल्म के हीरोइन बनेगी, मगर घर तथा परिवार के माहौल ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि घर छोड़कर बाहर कदम रख सके, क्योंकि उस समय एकल परिवार के बजाय संयुक्त परिवार हुआ करती थी। फिर भी परिवार में काफी खुलापन थी। ऐसे में प्रेमलता घरेलू के बजाय बाहरी एक्टिविटी में ज्यादा दिलचस्प रखती है। स्कूल के डांस हो या खेल के मैदान हो, जहां पर भी लड़कों के जमावड़ा होती है वहां पर भागकर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे हमेशा लड़कों के संगत अच्छे लगते। जिस पर मां वंदना देवी खुलकर बांधा देने की कोशिश करती, मगर समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके ऊपर घर वालों के कंट्रोल ढीला होने लगी, क्योंकि प्रेमलता स्वतंत्र प्रकृति के मानसिकता रखती है।
आत जब चाहे जहाँ चाहे घर से निकल जाती है। इस पर जब जब घर में बवाल होती है तो बहुत मुखर तरीके से सभी के मुंह पर जवाब देती है। प्रेमलता के पिताजी उधम नाथ जी कभी सरकारी मुलाजिम थे। अचानक एक रोज उधम जी के एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा पर पत्नी वंदना देवी को नौकरी मिलती है। वह ऑफिस में पीएन की काम करती है, मगर 5 बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी वंदना जी के ऊपर आ जाती है। ऐसे में वंदना देवी अपने घर के काम और ऑफिस के काम से ऐसे उलझ गई है कि धीरे धीरे बच्चों पर से उनके अनुशासन हल्का होने लगी। ऐसे में बच्चे लोग जैसे जैसे बड़े होते गए उन सब में अनुशासन की कमी आने लगी। फिर भी वंदना देवी अपने दोनों बेटी प्रेमलता और निर्मला को अनुशासन की डोर से बांधे रखने की कोशिश करती है, मगर अपने घर और बाहर दोनों जगह पर उलझे रहने के वजह से बच्चों पर नजर रखना भारी मुश्किल होने लगी। और वह समय वैसा था जब 3 बेटों के बाद चौथी प्रेमलता और छोटी निर्मला के स्कूल की दहलीज पार करने की समय थी। प्रेमलता स्कूल के दहलीज को पार करके कॉलेज में पहुंच गई। उस समय 10+12 की सिस्टम नहीं थी। 10वीं के बाद सीधा कॉलेज में जाकर 1 साल के प्री यूनिवर्सिटी, अगले साल ग्रेजुएशन में दाखिला लेकर 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी होती थी। अब तक तो फिर भी स्कूल के टीचर के संरक्षण में थी, मगर कॉलेज तो आखिर कॉलेज होती है जहां पर खुली वातावरण और खुली आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर मेला ही नहीं महामेला कहें या रेला, सब कुछ चलता है। जमाना ऐसा था कि नए नए अल्ट्रा फैशन हमारे समाज में, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के माहौल से घर के बिस्तर तक दस्तक दे दी। आधुनिक शैली में जीवन बिताने वालों के किचन और बेडरूम तक पहुँच गई। लोगों के घर आंगन, होटल, रेस्तरां तथा आम सड़कें आधुनिक फैशन से पट गई। जिस जमाने में फिल्म जूली, बॉबी, आपकी कसम बनकर खूब धमाल मचाती हुई युवा वर्ग तथा बूढ़े लोगों के मन को भीषण रूप से प्रभावित करती रही। एक तरफ जहां लड़के लोग उस समय के सिनेमा के हीरोइनों को लेकर दिन रात सपना देखा करते थे, वहीं लड़कियां सिनेमा जगत के नायकों को लेकर बहुत से सपना देखा करती थी। इस आधार पर शायद फिल्म गुड्डी बनी थी। प्रेमलता स्कूल के फ्रॉक छोड़कर बॉबी की तरह कपड़े पहनकर कॉलेज में जाने लगी, जिस पर मां वंदना देवी ऐतराज जताने लगी। उसके बड़े भाई लोग भी ऐतराज जताने लगे, मगर प्रेमलता एक बात कहकर सबके बोलती बंद कर देती है, मेरी ड्रेस पर तो तुम सबको ऐतराज हो रही है, मगर भैया कॉलेज में जो जूली बनकर आती है उस पर तो सारे फिदा हो जाते हो, खूब इतराते हो, तो मुझे बाबी बनने पर रोक क्यों लगाते हो? तुम लोग जो करो वह जायज है और मैं करूँ तो गलत है। उस दिन क्रिकेट की मैदान में जो लड़कियां छोटी छोटी सर्कस वाली कपड़े में आई थी, उस पर दीपक भैया अपने नजर गाड़े हुए बैठे थे और उनको देखकर इस कदर इतराने लगे मानो मौका मिलते ही उन्हें गोद में उठा लेंगे। और मैं अगर ऐसी कपड़े पहन ली तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। वाह भैया वाह। सूरज भैया की बात क्या कहूँ, सूरज भैया के साथ पढ़ती है, जिनकी बाहों में बाहें डालकर कॉलेज में घूमते हैं, मानो कि समुद्र के किनारे बीच में घूम रही है। पूरे शरीर के 95% खाली है। उस पर कोई कमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पसंद जो है, उनसे प्यार जो करते हैं। और मैं पहनूं तो मुश्किल है, मैं तो फिर भी 50% ढक घर चलती हूँ। अभी आधुनिक युग है जहां वेस्टर्न कंट्री में 10% ढकने की रिवाज है। हमारे देश में कुछ दिन के बाद देखना और क्या होती है। यह तो शुरुआत है। ऐसे में मुझे टोका टोकी मत करो, मुझे जो पसंद आएगी मैं वही पहनूंगी। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? रही बात शादी करके घर बसाने की, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो फिल्मी दुनिया में एंट्री करने वाली हूँ। देखना, मैं भी फिल्म और फैशन शो में नाम बनाऊंगी, जिस पर तुम सभी के ईर्ष्या हो रही है। अभी तुम सभी को ईर्ष्या हो रही है, मगर उस वक्त तुम सभी गर्व करोगे। माँ वंदना देवी अपने बच्चों को लेकर परेशान हो जाती है और सोचती है, अब क्या बताऊं। इनके पिता गुजर गए तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। अगर मैं घर पर रहती तो इन्हें कुछ आदब कायदे सीखा पाती, मगर मेरी नसीब ही खराब है।
उनके चले जाने के बाद मुझे नौकरी तो लग गई ताकि परिवार के खर्च चल रही है, मगर घर के बच्चे आवारा होते चले गए, विशेषकर बेटियां। यह लोग तो हमारी मान सम्मान नीलम करके छोड़ेंगे। बड़े की अगर यह हाल है तो कल को छोटी के क्या हाल होगी। जैसे जैसे समय बीतेंगे यह लोग बड़े होंगे, रिश्तेदारों में हमारी बदनामी होगी, हमारी नाक कट जाएगी। ऐसे में उनके शादी ब्याह में मुश्किल हो जाएगी, मगर मैं उन्हें रोकूं भी तो कैसे रोकूं। साथ में समय के कालखंड में जिस तरह से आधुनिकता और पश्चिमी हवा और सिनेमा में नयापन इन बच्चों को अपने वश में ले रही है, उसमें हमारा समाज तथा जनजीवन अछूता कैसे रह पाएगी। ऐसा ना हो कि कल को हमें भी बहुत से दुर्घटनाओं के बीच अपनी अस्तित्व तथा मान सम्मान सब कुछ खोना पड़ जाए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।